हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 का साइंस का कंपार्टमेंट पेपर है। तो जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है उन्हें अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना एंड साथ ही साथ प्लेलिस्ट की प्रैक्टिस भी करना ज़रूर, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। ये इसका सेक्शन ए है। तो अभी हम पहले इंग्लिश मीडियम को डिस्कस करेंगे, दैन हिंदी भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। तो देखिए इसका सबसे पहले सेक्शन ए का क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है, इन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड बाय। तो जो टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस है वो किसके थ्रू होता है? तो इसका आंसर है, इसका फर्स्ट का आंसर है बैक्टीरिया। तो जो ट्यूबरक्लोसिस एंड जो आपका टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, तो फर्स्ट का आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड है डैश इज अ थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड हैज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर। तो जो थिक और ब्लैक, ब्लैक से ही पता चल रहा है ब्लैक और ऑयली लिक्विड है जिसकी बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट ऑर्डर स्मेल होती है। तो थिक ब्लैक ऑयली क्या होता है? थिक कलर का ब्लैक, जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं हम, वो पेट्रोलियम होता है। तो इसका सेकंड का आंसर आपका पेट्रोलियम होगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? तो पेट्रोलियम को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैडपोल इनटू एडल्ट फ्रॉग। जब टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनता है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? तो ये डेफिनेशन भी पढ़ी होगी आपने, टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनने को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन है। ओके, तो इसका आंसर मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। साउंड किससे ट्रैवल नहीं कर सकता है? तो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। साउंड वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता है। साउंड को ट्रैवल होने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो वैक्यूम में क्योंकि कोई एयर नहीं होती, कोई भी मीडियम नहीं होता ना, तो साउंड वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि साउंड को ट्रैवल होने के लिए मीडियम चाहिए। ओके, तो साउंड आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, मीडियम में चल सकता है, बट वैक्यूम में नहीं चल सकता। तो साउंड कहाँ नहीं चल सकता है? वैक्यूम। ठीक है। नेक्स्ट है कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। कोक आपका जो होता है वो स्टील बनाने में काम आता है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो कोक से क्या स्टील बनता है? यस, ये ट्रू है। आपका फिफ्थ वाला आंसर ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ, ह्यूमन ईयर कैन हियर द साउंड ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। जो ह्यूमन ईयर है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी के जो साउंड होते हैं उनको सुन सकते हैं। यस, ह्यूमन की जो रेंज होती है ना, ऑडिबल रेंज जिसे कहते हैं, ऑडिबल मतलब जिन्हें हम सुन सकते हैं, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही होती है। तो बिल्कुल ट्रू है सिक्स्थ वाला भी आपका, ये रेंज बिल्कुल करेक्ट है, ऑडिबल रेंज कहते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप आर पैडी एंड मेज। जो खरीफ क्रॉप होती है वो पैडी और मेज है। यस, ये भी ठीक है, खरीफ क्रॉप होती है पैडी और मेज, ट्रू है ये भी। तो सेवन्थ का आंसर भी आपका ट्रू ही होगा। नेक्स्ट देखो, मैन्योर इंप्रूव करता है स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। यस, सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए हम उसमें खाद डालते हैं ना, तो खाद से स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल अच्छा होता है, इंप्रूव होता है। तो खाद से बिल्कुल ठीक होता है, ये भी ट्रू है। तो आई होप सारे ही ट्रू है कोइंसिडेंटली। ओके, तो ट्रू ही है, एट्थ भी ट्रू है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट प्रिपेयर अ सर्किट अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग डायग्राम बट द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सर्किट, लुक एट द सर्किट एंड फाइंड द रीज़न। तो एक स्टूडेंट ने एक सर्किट बनाया और आपको बोला इसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो वो सर्किट को देख के आपको बताना है क्यों नहीं बल्ब ग्लो किया होगा। तो देखो ये सर्किट है। अब इस सर्किट में आपको दिख रहा है कि ये जो इन्होंने सेल लगाए है ना, देखो सेल में क्या होता है, ये जो लॉन्ग लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है, और जो छोटी वाली लाइन होती है ना वो नेगेटिव टर्मिनल होती है। तो याद रखना है आपको कि जो लॉन्ग लाइन है वो पॉजिटिव और जो शॉर्ट लाइन है वो नेगेटिव। तो कोई भी सिंगल सेल वाला जो सेल होता है वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऐसे करके बना होता है। ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल होता है। बट अगर डबल सेल की बैटरी तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये तो एक सेल हो गया। अब ये जो दूसरा सेल कनेक्ट हुआ है, ये अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए था, यानी लॉन्ग लाइन आनी चाहिए, तभी ये सेल वर्क करता है। बट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे,
अगर इस ये वाला तो ठीक है कनेक्ट, ये नेगेटिव से पॉजिटिव आया है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला सेल जब नेगेटिव पे ख़त्म हुआ तो ये वाला सेल पॉजिटिव पे शुरू होना चाहिए था ना, क्योंकि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, ये जो लाइन जहाँ पे आ जाती है तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट होना चाहिए। ये कनेक्शन जो है नेगेटिव के सामने पॉजिटिव का आना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ नेगेटिव पे ख़त्म हुआ और ये जो कनेक्ट हुआ इसके भी नेगेटिव से कनेक्ट हुआ है, या पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, तो ये सेल वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो कब वर्क नहीं करेगा? जब नेगेटिव टर्मिनल कनेक्शन, ये लाइन जो है नेगेटिव के साथ नेगेटिव की जुड़ी होगी तब भी वर्क नहीं करेगा, और जब पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल वाली लाइन जुड़ी होगी तो भी वर्क नहीं करेगा। अगर नेगेटिव के सामने पॉजिटिव का कनेक्शन होगा तभी वर्क करता है। तो यहाँ तो कनेक्शन ठीक था 2 सेल में, बट थर्ड सेल को देखो नेगेटिव से नेगेटिव में मिलाया गया है, तो हम बोलेंगे सेल जो है ना प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि नेगेटिव के सामने नेगेटिव आया है ना, तो सेल प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है। अगर सेल ही कनेक्ट नहीं है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो ये इसका रीज़न है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसका, वैसे तो ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, बट आंसर बता देती हूँ। बाय विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो, तो किस इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट है बल्ब का वो ग्लो, कौन सा इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का जिससे बल्ब ग्लो कर रहा है, तो वो होता है आपका हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसी से बल्ब ग्लो करता है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ भी आ गए होंगे ये वाले आंसर्स। अब जल्दी से हम हिंदी वालों को भी बता देते हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो टाइफाइड और क्षय रोग किसके कारण होता है, ये मैंने बता दिया, बैक्टीरिया के कारण होता है। गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला तेलीय द्रव जो होता है वो पेट्रोलियम है। टैडपोल का वेस्ट में परिवर्तन मेटामॉर्फोसिस होता है। ध्वनि वैक्यूम में संचरित नहीं हो सकती। ठीक है, और कोकस, ये तो सही है, सारी जो फिल इन द ब्लैंक्स है सही है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकते हैं हम, यस ये भी सही है। खरीफ फसल के धान और मक्का उदाहरण है, बिल्कुल ठीक है। मिट्टी की संरचना को सुधारने में खाद सहायक होती है, यस बिल्कुल ठीक है ना। और बाकी ये मैंने रीज़न बता दिया। इसमें सेल जो है क्या नहीं हुए हैं, अरेंज नहीं हुए हैं प्रॉपरली, कनेक्ट नहीं हुए हैं, ये आप हिंदी में लिख देना, सेल तरीके से नहीं लगे, या पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव नहीं लगना चाहिए, नेगेटिव के सामने नेगेटिव नहीं लगना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, और साथ ही साथ अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो, अच्छी तरह से अपना कोई भी पेपर आए, कैसा भी पेपर आए, तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना है। प्लेलिस्ट में 4 to 5 क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ज़रूर कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो प्लेलिस्ट को भी ज़रूर करना। नेक्स्ट देखिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चंस है ये सारे, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड लाइक करना, ताकि इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको जल्दी मिल जाए। 10th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन देनी थी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में बाउंसिंग बैक होता है, ये तो आपने पहले से पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन 10th क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम पॉलिश सरफेस लाइक मिरर इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब लाइट बाउंस बैक करती है किसी पॉलिश सरफेस से तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, ये डेफिनेशन है इसकी। ओके, नेक्स्ट, नेम टू ओविपोरस एनिमल। ओविपोरस एनिमल के नाम बताने थे, हैन, स्पैरो, फिश, ये ओविपोरस एनिमल्स है। ओके, नेक्स्ट है प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर आपको डेफिनेशन आती होगी, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस, जब भी कोई सरफेस पे एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगेगा उसको हम प्रेशर कहेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आपको जस्ट डेफिनेशन पूछिए, बट अगर फॉर्मूला पूछिए तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हो आप, ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अगर फोर्स दिया है आपको तो एरिया से आप डिवाइड कर देना तो प्रेशर आ जाएगा। और यूनिट भी पूछी जा सकती है, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, PASCAL, पास्कल। प्रेशर को किस में मेजर करते हैं, पास्कल में। ओके, तो प्रेशर का ये फॉर्मूला, ये यूनिट, बट आपको डेफिनेशन बोलिए जस्ट, तो आप डेफिनेशन लिखोगे। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में है। तो ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है, अब हम सेक्शन बी कर लेते हैं। वाई सन, वाटर एंड एयर आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो सन, वाटर, एयर होते हैं वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। तो इनएग्जॉस्टिबल का मीनिंग तो सबको पता है ना, जो जल्दी ही ख़त्म हो सकते, एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म हो सकते हैं, है ना, जो मतलब जो जिनको अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो
उनकी स्टोरेज बहुत कम है तो ख़त्म हो सकते हैं। इनएग्जॉस्टिबल जो जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, है ना। तो सन वाटर एयर को इनएग्जॉस्टिबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रिसोर्सेज है, इसका रीज़न है दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट अनलिमिटेड क्वांटिटी। तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है नेचर में, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, और ख़त्म नहीं होंगे, जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। अगर हम मिस यूज़ ना करें तो बहुत जल्दी ख़त्म भी नहीं होंगे। तो जो जल्दी ख़त्म नहीं होते, जो अनलिमिटेड होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, तो फिर ये आंसर है इसका, दिस रिसोर्सेज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। सो फिर क्वेश्चन में से लिख देना आपको, सो दीज आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच, अगर इसी का उल्टा एग्जॉस्टिबल आ गया, लाइक पेट्रोलियम, कोल, ये सब क्या होते हैं? एग्जॉस्टिबल होते हैं। तो उसमें आपको अनलिमिटेड की जगह लिमिटेड लिखना है, अन हटा देना है, लिमिटेड लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच टू प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइन द लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है साउंड की, और पिच किस पे डिपेंड करती है? तो देखो, लाउडनेस जो होती है ना साउंड की, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, साउंड के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी लाउडनेस। यानी जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा ना, उतना लाउड साउंड होगा, और जितना एम्पलीट्यूड कम होगा ना, उतना कम लाउड, है ना। तो हायर लाउडनेस है या लाउड साउंड है तो वो एम्पलीट्यूड उसका ज़्यादा होगा, और अगर कम लाउड है साउंड तो वो आपका एम्पलीट्यूड कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पिच जो होती है ना साउंड की, वो डिटरमाइन करती है फ्रीक्वेंसी। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच हाई होगी, और साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच लो होती है। ठीक है, तो पिच ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, पिच कम मतलब फ्रीक्वेंसी कम। तो पिच डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे और लाउडनेस डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड पे। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका हिंदी वाला भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर ले। तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन मैंने बता दिया। प्रकाश जब किसी दर्पण से परावर्तित हो या वापस आए, है ना, परावर्तन करे, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। ये तो आपने डेफिनेशन याद भी की होगी। दो अंडप्रजक जंतु के नाम वो मैंने बता दिए, मछली, है ना, चिड़िया, मुर्गी, ये अंडप्रजक जंतु है जो अंडे देते हैं। दाब बता दिया, जो फोर्स मतलब आपका होता है बल जब किसी इकाई एरिया पे लगता है तो उसको दाब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सूर्य जल ऊर्जा को अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और जल्दी ख़त्म नहीं होते, है ना। ध्वनि की कौन सी दो विशेषताएं प्रबलता और तारत्व को निर्धारित करती है? प्रबलता एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी, तारत्व आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रीशियन ऑलवेज वियर्स अ रबर ग्लव एंड रबर स्लीपर वाइल डूइंग रिपेयर वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। वाई, ये आपने देखा भी होगा, जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो रबर ग्लव्स पहनते हैं, रबर स्लीपर्स पहनते हैं जब वो रिपेयर वर्क करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के। तो क्यों करते हो ऐसा? तो इसका रीज़न है बिकॉज जो रबड़ ग्लव्स होते हैं और जो रबड़ के स्लीपर होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं वो? इंसुलेटर होते हैं, यानी कुचालक होते हैं। और इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो सेफ़ हो जाते हैं, क्योंकि इंसुलेटर है तो वो क्या करेंगे, वो इंसुलेटर तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाने देंगे ना, अपने में से पास नहीं होने देंगे। तो इंसुलेटर होते हैं, इसलिए वो सेफ़ हो जाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से। तो इंसुलेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देगा, तो इलेक्ट्रिक शॉक से वो बच जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद एग्जाम्पल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस बताना है। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, इसका पॉइंट बनाना है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म बॉडी। जो आउटसाइड हो, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड, जो ऑर्गेनिज्म बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होगा उसको हम एक्सटर्नल कहेंगे। इसके एग्जाम्पल किस किस में बाहर फर्टिलाइजेशन होता है? बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी के बाहर होता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर, है ना, आउटसाइड। तो फिश, फ्रॉग, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे इंटरनल में उल्टा कर दो, इंटरनल मतलब अंदर, तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। जब इनसाइड फीमेल बॉडी कोई फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल है काउ, बफेलो, ह्यूमन बींग्स, ये सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ओके, तो ये आपके इसके आंसर्स हैं। इसके बाद बाइनरी फिजन का अमीबा में आपको डायग्राम बनाने को क्वेश्चन था, ऑप्शन वाला। तो यहाँ भी डायग्राम्स बने हुए आपकी बुक में। ये तो आपका हाइड्रा के अंदर बर्डिंग होती है ना,
और अमीबा का आपको क्वेश्चन आया तो अमीबा पहले फुल अमीबा होता है, देन वो डिवाइड करता है न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है सेकेंड डायग्राम, फिर इसका थर्ड में ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ब्रेक हो जाता है, दो अलग अलग न्यूक्लियस हो जाते हैं और फिर बिल्कुल डॉटर अमीबा दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये चार आपको ये पहले सबसे पहले फुल बनाना है, फिर ये डिवाइड न्यूक्लियस दिखाना है, फिर बिल्कुल अलग करके, फिर लास्ट में अलग अलग करके। तो इस तरीके से ये बाइनरी फिजन इन अमीबा होता है। ठीक है, इसे एक्सप्लेन करना है अगर तो एक्सप्लेन में आपने लिखना होता है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस जो होता है 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है और उसकी बॉडी जो होती है 2 फॉलोड बाय सबसे पहले डिवीजन होता है बॉडी का, ईच पार्ट रिसीविंग ए न्यूक्लियस एंड फाइनली 2 अमीबा प्रोड्यूस फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे एक्सप्लेन भी करना होता है। फिलहाल एक्सप्लेन ही है क्वेश्चन में, सिर्फ जस्ट इसको क्या करना है डायग्राम के थ्रू दिखाना है। और इसका जो विजुअली इम्पेयर्ड वाला स्टूडेंट के लिए था उनमें प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन आपको समझाना था, जो मैंने अभी समझाया है ना। नेक्स्ट है ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाना था, तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये भी बुक में ही बना होता है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है एंड लेबलिंग करनी होती है। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस है ना, तो ये आपको लेबलिंग में दिखाना होता है। ये यूटेरस, देन ये ओवरी होती है एंड ये जो होता है आपका ओविडक्ट होता है, तो ये लेबलिंग होती है इसकी। और आपको इससे अगर एक्सप्लेन करना, वैसे तो जस्ट डायग्राम पूछा गया, कहीं 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 पे एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इसको, एंड यूटेरस होता है, ओवरी में प्रोड्यूस होता है फीमेल गैमेट लाइक ओवा है ना। तो यहाँ पे इतना कुछ आपको लिखना है। तो यहाँ पे तो जस्ट डायग्राम पूछा गया था, बट विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए आपको स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव, इसमें भी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना था, जो मैंने भी एक्सप्लेन किया। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। डायग्राम आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो हिंदी वालों को भी समझ आ गया होगा, ये सारे क्वेश्चंस मैंने हिंदी में भी समझा ही दिए, तो आप खुद बना के लिख सकते हो। देन देखो आगे के क्वेश्चंस, राइट एनी 2 चेंजेस इन ऑब्जेक्ट व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन इट। तो 2 चेंज क्या क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्ट में जब हम फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट में जब फोर्स लगता है तो फोर्स लगने से क्या होगा, 7th क्वेश्चन, चेंज इन शेप साइज एंड मोशन। क्या हो सकता है, उसके शेप में चेंज हो सकता है, उसके साइज में चेंज हो सकता है, उसके मोशन में चेंज आ सकता है, ये इसका इफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच फोर्स इज अप्लाइड इन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट व्हेन कीप इन कॉन्टैक्ट। तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है आपका, कौन सा फोर्स लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट में रखते हैं। तो जब कॉन्टैक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट। तो जब भी कोई 2 चीज़ें कॉन्टैक्ट में होती है तो कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। कॉन्टैक्ट फोर्स लाइक मस्कुलर फोर्स हो गया है ना, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स ही होता है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। व्हाट चेंजेस कैन बी सीन ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस फोर्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसके बाद चेंजेस पूछे क्या क्या होंगे, तो यहाँ पे आपको बताना है चेंज इन शेप हो जाएगा। कोई भी फोर्स लगता है तो क्या क्या होता है, ये मैंने अभी बताया था ना। तो शेप चेंज हो जाएगी, साइज चेंज हो जाएगा, मोशन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है राइट द नेम्स एंड देयर यूज़ ऑफ एनी 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पेट्रोलियम से बनते हैं उनके यूजेस बताने हैं और उनके नाम बताने हैं। तो पेट्रोलियम से क्या क्या निकलता है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, एलपीजी होती है। एलपीजी किस काम आती है, फ्यूल होती है, ये होम एंड इंडस्ट्री के लिए है ना। एलपीजी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम का कैरोसिन। कैरोसिन किस काम आता है, स्टोव्स के फ्यूल्स में, लैम्प्स में फ्यूल के रूप में डलता है। जेट जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनका फ्यूल होता है कैरोसिन, है ना। थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम भी पूछा गया है, तो थर्ड है आपका पैराफिन वैक्स। ये किस काम आता है, ऑइंटमेंट्स में, कैंडल्स में, वैसलीन में, है ना। तो ये इसके यूजेस है। तो आपको नाम भी बताने हैं एंड देन उनके यूजेस भी बताने जो पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th, व्हाट आर ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल साउंड क्या होते हैं और इनऑडिबल साउंड्स क्या होते हैं। तो ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑडिबल जो श्रव्य होते हैं, जो सुन सकते हो, और इनऑडिबल जो अश्रव्य होते हैं, जो नहीं सुन सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ऑडिबल साउंड तो क्या होता है, अभी मैंने बताया द साउंड विच वी कैन हियर, जो साउंड हम सुन सकते हैं, है ना। तो पहले ऑडिबल साउंड क्या होते हैं, द साउंड विच वी कैन हियर, वी मतलब ह्यूमन बींग्स, है ना।
विच, वी का मतलब किससे है, ह्यूमन बींग से है। तो द साउंड विच ह्यूमन बींग्स, ये वी की जगह आप ह्यूमन बींग्स भी लिख सकते हो। तो वो साउंड जो ह्यूमन बींग्स सुन सकते हैं उसको ऑडिबल साउंड कहते हैं, और जो ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते, विच वी कैन नॉट हीयर, जो नहीं सुन सकते हैं, उनको इनऑडिबल साउंड कहते हैं। ओके, तो ऑडिबल की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हम सुन सकते हैं, कितने से कितने की फ्रीक्वेंसी को हम जो ह्यूमंस है वो सुन सकते हैं, तो हम 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज का मतलब समझते हैं 20,000 हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेके हम 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। तो जो हम सुन सकते हैं वो ऑडिबल है। तो ऑडिबल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज लिख दो या फिर 20,000 हर्ट्ज लिख दो, ठीक है। और इनऑडिबल जो हम नहीं सुन सकते हैं, तो ये है जो देखो 20 हर्ट्ज से 20,000 तक तो हम सुन सकते हैं, तो 20 से जो कम होंगे, 20 से जो कम होंगे और 20,000 से जो ज़्यादा होंगे, यानी 20 से कम और 20,000 से जो ज़्यादा होंगे वो हम नहीं सुन पाएंगे, तो वो इनऑडिबल होते हैं। ओके, तो ऑडिबल की फ्रीक्वेंसी भी याद रखनी है, इनऑडिबल की भी याद रखनी है। तो हिंदी वालों को भी समझ आ गया होगा, है ना। ये मैंने बता ही दिया। श्रव्य ध्वनि जो हम सुन सकते हैं, जो ह्यूमन या मनुष्य सुन सकते हैं, वो श्रव्य होते हैं, और जो नहीं सुन सकते जो ध्वनि, वो अश्रव्य होती है। आवृत्ति बता दी, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और ये 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, ठीक है। और पेट्रोलियम के घटक भी बता दिया आपको, पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है, पैराफिन वैक्स बनता है, और एलपीजी बनती है ना। इसके अलावा केरोसिन बनती है, यूजेस आप लिख ही लोगे। संपर्क में जो वस्तुओं पे बल लगता है वो संपर्क बल होता है। क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, उसका आकार बदल सकता है, उसका क्या नाम है, साइज़ बदल सकता है, शेप बदल सकती है, उसका मोशन बदल सकता है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है और ऑप्शन वाला 9th का, नॉइज इज़ द मेन फैक्टर ऑफ सम मेंटल डिजीज, कैन नॉइज़ पॉल्यूशन भी कंट्रोल, और 3 तरीके बताओ जिससे कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या नॉइज़ से आपको पता है मेंटल डिजीज होती है, यस होती है। क्या नॉइज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो इसका पहले तो कैन नॉइज़ पॉल्यूशन कंट्रोल, यस, पहले तो यस लिखना है आपको। देन आपके उसके 3 तरीके बताने हैं, तो 3 तरीके, किन तरीकों से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो नॉइज़ पॉल्यूशन को। तो नॉइज़ पॉल्यूशन को पहले तो यस का आंसर देना, यस वी कंट्रोल नॉइज़ पॉल्यूशन। देन बताना है उसके क्या क्या तरीके। पहला पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो आप। पहला पॉइंट है, नॉइज़ कैन बी कंट्रोल बाय साइलेंसिंग डिवाइसेस लगा दो, तो उससे भी नॉइज़ कंट्रोल हो जाएगा। कौन कौन से साइलेंस डिवाइसेस, जैसे एयरक्राफ्ट इंजन में इंस्टॉल कर दो, या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल में साइलेंसिंग डिवाइसेस लगा दो। ट्रीज़ उगाने चाहिए, सेकेंड पॉइंट, ट्रीज़ मस्ट बी प्लांटेड, एंड हॉर्न्स का यूज़ को कम कर दो। तो इस तरीके से हम नॉइज़ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड लेबल इट्स एनी 4 पार्ट। तो ये आपको डायग्राम बनाना है ह्यूमन आई का, ऐसे करके डायग्राम बनाना है और फिर इसमें लेबलिंग करनी है। तो देखो ये ऐसा जो यहाँ पे ये आपका सिलेरी मसल्स होता है, उसके बाद ये जो है अंदर ये लेंस होता है, और ये जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है, ये जो सबसे बाहर की आउटलाइन है, ये कॉर्निया होता है। उसके बाद ये लेंस के इधर जो ये होता है आइरिश, ये कंट्रोल करता है ना साइज़ को, तो आइरिश होता है ये, एंड लेंस अंदर है ये सर्कल जैसा। और सिलेरी मसल आइरिश, ये जो बिल्कुल ऊपर होती है ना मसल्स होती है, जो ये सिलेरी मसल होती है। देन ये बाहर जो होता है ये ऑप्टिक नर्व होता है। ये जो स्टार्टिंग जहाँ पे होती है वो कॉर्निया, और जो लास्ट एंडिंग जहाँ पे होती है वो रेटिना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लेवलिंग करके आपको डायग्राम बनाना है। बाकी इसको एक्सप्लेन करना है, तो आपको बताना है कि जो फ्रंट पार्ट होता है आई का वो कॉर्निया होता है। देन बिहाइंड कॉर्निया एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर आइरिश होता है। आइरिश में एक ओपनिंग होती है, उसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल का साइज़ आइरिश कंट्रोल करता है। आइरिश से क्या होता है, डिस्टिंक्टिव कलर दिखते हैं, है ना। व्हेन वी से दैट अ पर्सन क्या हैज़ ग्रीन आई, उसका मतलब उसके आइरिश का कलर, जो उसकी आई का कलर है वो उसके आइरिश का कलर है, यानी, है ना। तो आइरिश क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को आई में कंट्रोल करता है, कितनी लाइट जानी चाहिए। तो ये इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। लास्ट में आपका ये रेटिना है, रेटिना में आई इमेज बनती है ना।
तो ये आपको एक्सप्लेनेशन भी आता है, बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल क्वेश्चन आपको डायग्राम एंड लेबलिंग करने का आया हुआ है, तो आप ये करोगे। बाकी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए आपको यही है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, तो जो मैंने भी समझा है वो आपको लिखना होता है। तो जब डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर तो वर्ड्स में लिखना है, देन यहाँ पे आपको डायग्राम बनाने को बोला है तो डायग्राम बनाना है। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सबके सॉल्यूशंस आपको इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। ये इसका सेक्शन सी है, इसको भी हम कवर करेंगे। एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर ही नहीं, आपको प्लेलिस्ट करनी है। 4 to 5 क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर देखिए आपको आसानी से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा कवर। एंड जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना है। एंड प्लेलिस्ट पूरी आपकी बनी हुई है, उसको चेक कर लेना। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जल्दी जल्दी आपके ये वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाए। और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। तो ये आपके कंपार्टमेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। अगर फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी एज ए टेस्ट पेपर क्वेश्चन पेपर ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिए एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इनके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। PDF का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक चैनल पेज से ले सकते हो। आई होप सब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना।